जी बेटा मैं कर दिया लाओ रिकॉर्डिंग पे लगा दे। अच्छा जी हमने कल मेरे बेटे डिस्कस किया था कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था कि वो हाइपोथेसिस होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू। और उसके बाद जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास वो हाइपोथेसिस होता है जो हम एक्सेप्ट करते हैं व्हेन वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है वो हाइपोथेसिस जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की साइंस आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेज पे, तो इक्वालिटी साइन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हमेशा एच नॉट में आता है। और एच वन की जो साइंस है वो आपके पास कौन सी साइंस होती है वो मैं फिर दिखा देता हूँ। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये एच वन की साइंस है। ना एच वन की साइंस जो है वो एच नॉट में जा सकती है और ना एच नॉट की साइंस जो है वो एच वन में आ सकती है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो लास्ट टाइम में बेटा सर डिस्कस सर कर इधर लिया मेरा एक था कि क्वेश्चन नल था। हाइपोथेसिस और सर इधर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बेटा सर ये हम कहते हैं जी कि जी एच वन की लिमिट एच नॉट में नहीं आ सकती और एच नॉट की एच हाँ वन, जी तो सर लिमिट जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना। हाँ जी मेरा बेटा, जो मैंने कल जो है वो आप लोगों को जो लास्ट में एग्जांपल मैंने आपसे पूछी थी, मैंने आपसे अस्सलाम पूछा था। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछा था कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 60 या 62। जी तो अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन जो है वो किस में आता है, जी जी। वो हमेशा एच वन में आता है। ठीक है, तो मतलब इसका सर मतलब है कि जो एग्जामिनर ने हमें आपको एच वन, जी सर, जो हमें क्वेश्चन में लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे हमारी एच वन है हाइपोथेसिस या एच नॉट है, या जो भी है उसके साथ लिमिट के हिसाब से हम देख एग्जैक्टली हाँ जी, या एच वन आपको गिवन होगा या आपको एच नॉट गिवन होगा। बिल्कुल सर। अगर एच वन गिवन है मेरे बेटा तो आपने एच वन लिखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने एच नॉट बना लेना है। जी और सर। मेरा बेटा अगर आपको एच नॉट गिवन है तो आपने एच वन जो है वो बना लेना है। दो ही बातें हैं, या एच नॉट गिवन होगा या एच वन गिवन ठीक होगा। हो गया सर। थैंक समझ आ गई बात? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपके पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी सिंपल हाइपोथेसिस। और दूसरा जो है वो आपके पास है जी कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? इफ अ हाइपोथेसिस हैज अ सिंगल वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर इट इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। या इसको जो है वो और भी अंदाज में जो है वो डिफाइन किया जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर is clearly specified. If the value of population parameter is is clearly specified, hypothesis is called a simple hypothesis. जैसे मिसाल के तौर पर मैं वैसे आपको कहता हूँ कि वैसे आपके जो है वो असाइनमेंट में 10 में से जो है वो सपोज करें कि 6 नंबर आए हैं, तो आपको क्लियरली पता चल गया कि आपके 6 नंबर आए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है, आपको कंफर्म हो गया कि आपके कितने नंबर आए। तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है। इफ अ हाइपोथेसिस हैज अ सिंगल वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर इट इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल म्यू इज इक्वल टू 62 इंचेस है। तो हेयर एच नॉट जो है, यहाँ पर आपके पास एच नॉट जो है वो म्यू इज इक्वल टू 62 है एज अ सिंगल स्पेसिफाइड वैल्यू। एच नॉट इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। तो एच नॉट जो है वो क्या होता है, ये आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपने एच नॉट या एच वन का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, बस अपने ذहन में याद रखना है कि अगर तो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है तो इसका मतलब है कि वो सिंपल हाइपोथेसिस है। तो याद रखिएगा सिंपल हाइपोथेसिस में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का साइन आता है। वैसे तो एच नॉट में आपको पता है एच नॉट में 3 तरह के साइन आते हैं, इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। लेकिन सिंपल हाइपोथेसिस में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का साइन आता है, बस। समझ रहे मेरी बात? जी सर बिल्कुल। इसके अलावा जो जी सर। इसके अलावा जो भी साइन आएगा वो किसका साइन होगा?
वो मेरा बेटा आपके पास जो है वो कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस का साइन है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि अवैस आपके जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 6 मार्क्स है, तो बताएं आपके कितने नंबर आए असाइनमेंट बता सकते हैं? तो सर इसका रेंज ही आ जाएगी। ये रेंज आ गई, शाबाश। ये रेंज ये क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है। जी ये रेंज मैंने आपको दे दी कि जी लेस देन एंड इक्वल टू 6 है, वो हो सकता है 5 भी हो सकता है 4 भी हो, जी सर। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जी आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 है, तो इसमें भी आपको मैंने रेंज दे दी, मैंने क्लियरली आपको वैल्यू जो है स्पेसिफाइड नहीं की। जी सर। तो यहाँ पर हो सकता है 7 आए हो सकता है 8 आए हो सकता है 9 आए हो, सही है। तो इसी तरह जो है वो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपके नंबर जो है वो लेस देन 6 है, फिर भी आपको नहीं पता चल रहा। अगर मैं कहता हूँ आपकी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 6 है, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो याद रखिएगा कि सिंपल हाइपोथेसिस में मेरा बेटा जो है वो अकेली इक्वल टू का साइन आता है, और कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, Great. लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये 5 साइन जो है, 5 साइन जो है वो कॉम्पोजिट में आएगी, और सिंपल हाइपोथेसिस में सिर्फ जो है वो इक्वल टू का निशान जो है वो आएगा। अब जरा पढ़ लेते हैं। The hypothesis is called a composite if it specifies a range of values for the parameter। यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, आप रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो दे रहे हैं मेरा बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल द हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 62 इज द कंपोजिट हाइपोथेसिस। देखिए मैंने यहाँ पे ना एच नॉट लिखा है ना एच वन लिखा है। अब ये म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 62 जो है ये एच नॉट भी है, समझ रहे, इसको एच नॉट भी कहा जाता है, लेकिन इस केस में ये एच नॉट नहीं होगा, ये एक कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस होगा। समझ फॉलो कर रहे हैं ना बात? सिमिलरली म्यू लेस देन 62 और म्यू ग्रेटर देन जो है वो 62 आर द कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। मैंने आपको 5 जो है वो साइंस बताई है जो कि किसकी होती है, कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस की होती है। जी बेटा जी, समझ आ गई? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये एस नहीं है साथ में, ये अकेला जो है वो सी एंड पे आ रहा है। तो कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑन विच द डिसीजन कैन बी बेस्ड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने कल आपको कहा था जी, एक बच्चा क्लेम करता है कि जी मेरा ए ग्रेड आएगा, तो उसका कोई जो है वो हमने क्राइटेरिया बनाना है ना, जिसकी बेस पर जो है वो हमने देखना है कि उसका जो है वो क्लेम सही है या गलत है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? यस सर। Yes, sir. तो वो क्या वो क्या होगा, वो प्रोसीजर या वो मैकेनिज्म जो है वो क्या होगा, वो आपका पेपर चेकिंग होगी। पेपर चेक करके आप लोग बता सकते हैं कि आइदर दिस पर्सन गॉट ए ग्रेड और नॉट, या उसका जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? है। तो टेस्ट Yes, sir. स्टैटिस्टिक जो है ना, ये एक रूल होता है, ये रूल होता है जो आपको हेल्प करता है टू डिटरमिन आइदर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बेस पर आप जो है वो मेरा बेटा करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ऑन व्हिच द डिसीजन कैन बी बेस्ड। अब इसकी बुनियाद पर आपने जो है वो डिसीजन करना है। बताओ आपकी आवाज कट रही है सर, बात हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। सर बोल ही नहीं रहे। सर आप हमें सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ जी, मैं जरा वो चार्जर लगा रहा था और जरा थोड़ी सी सेटिंग के बगैर मैं बैठ गया, तो मैंने कहा ये ना हो के लैपटॉप बंद हो जाए। अच्छा जी बेटा आप बैठो। A test statistics on which the decision can be based whether to accept or reject a hypothesis called a test statistic। तो समझ आ गई मेरा बेटा? जैसे आपके पास जी टेस्ट होगा, आपके पास टी टेस्ट होगा, इस तरह और भी टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट होता है, तो जब इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे। तो जी टेस्ट आपको पता है कब लगता है, जब सिग्मा नाउन होता है, ठीक है। या सिग्मा अननाउन हो और एन ग्रेटर देन 30 हो, फिर भी कौन सा टेस्ट लगता है? जी टेस्ट लगता है। और अगर
सिग्मा अननोन है और n जो है वो लेस देन 30 है Teacher. तो the most commonly used test statistics are Z, T, chi-square और F। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मली जो है हम यूज करते हैं। अब मेरा बेटा आ गई एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन। इससे पहले मैं आपको इसको आसान लफ्जों में जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ मेरा बेटा, क्योंकि पास फेल होने वाले कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी समझ आ जाता है बच्चों को। मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये बात मैं जब भी समझाता हूँ तो इसी तरह से समझाता हूँ। जरा सुनिएगा, आपने कहा कि जी आपने जो पेपर चेक किए उसकी बुनियाद पर सर आपने ये डिसीजन करना है कि वो बच्चा पास हो गया या फेल हो गया, ठीक है। अब हमने एक रूल जो है वो डिटरमिन कर लिया कि अगर बच्चे की स्कोर में से 33 मार्क्स आते हैं या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो वो बच्चा क्या हो जाएगा बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। तो बच्चा क्या हो जाएगा जी, शाबाश। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। मेरी ये तरफ से माइक भी बंद शोर आ रहा करवा है। दें प्लीज। माइक बंद करवा दो फिर यहाँ आप लोगों से माइक नहीं बंद कर रहा, तो क्योंकि आपका जो है वो आसान रहेगा तो इंशाल्लाह आपको और इम्पोर्टेंट ये बंद कर फराज दे, माइक इतना बंद शोर कर है। दो। राज की तरफ से शोर आ रहा है बस। मोहम्मद फराज का माइक ऐसे भर भर के आ रहा है। हेलो, अब तो नहीं ना आ रही बात। अच्छा जी, तो इस आपने कहा कि जी अगर किसी बच्चे के नंबर जो है वो सपोज करें 50 नंबर आते हैं तो वो बच्चा जो है वो किस रेंज में चला गया, वो पासिंग रेंज में चला गया, क्योंकि आपने रेंज बताई हुई है कि अगर 33 या उससे ज्यादा मार्क्स आए तो जो है वो क्या हो जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा। अगर बच्चे के नंबर 50 नंबर आते हैं तो वो बच्चा जो है वो किस में चला गया, वो पासिंग रीजन में चला गया। और अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आते हैं तो वो बच्चा किस रीजन में चला गया, वो फेलिंग रीजन में चला गया। तो अगर आपके नंबर आपको ले जाएं उस रीजन में जहां पर आप पास हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे वो पासिंग रीजन है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात। और अगर आपके मार्क्स आपको ले जाते हैं उस रीजन में जहां पर एक बच्चा फेल हो जाता है तो आप कहते हैं कि ये बच्चा जो है वो फेल हो गया। इसी तरह से एक्सेप्टेंस रीजन है, रिजेक्शन रीजन है। कहते हैं द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट लीड टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर कहते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो आपकी रहनुमाई कर रही हो, किस काम के लिए रहनुमाई कर रही हो कि आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो सच रीजन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। समझ आ गई। इसी तरह रिजेक्शन रीजन है द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट लीड टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। सारी डेफिनेशन वो है, उसमें लीड टू एक्सेप्ट था, इसमें लीड टू रिजेक्ट है। लीड टू रिजेक्ट, rejection of null hypothesis is called a rejection region or critical region or it is denoted by alpha। तो ये मेरा आई होप कि आपको ये बात जो है वो मेरा बेटा समझ आ गई होगी कि अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो आपको ले जाए किस रीजन में जहां पर आप जो है वो अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ऐसी रीजन जो है वो मेरा बेटा जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन कहलाएगी। और अगर आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आपको ले जाए उस रीजन में जहां आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो ऐसी रीजन जो है वो क्या कहलाती है, रिजेक्शन रीजन कहलाती है। बेटा सुन सकते हैं ना सारे मुझे? यस सर। यस सर। तो समझ रहे हैं टोटल सर, सर, यस। यस समझ सर, आ सुन गया। रहे हैं सर जी। मैंने एक आपको आसान लफ्जों में ये बात समझाई है पासिंग रीजन और पासिंग रीजन और फेलिंग रीजन के हिसाब से, लेकिन एक्सेप्टेंस एंड आप रिजेक्शन। हाँ जी, ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन की अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आप देखिए मेरा बेटा, कोई आपने जैसे अब मैंने एक वैल्यू डिटरमिन की कि 33 नंबर अगर किसी बच्चे के आते हैं तो 33 नंबर या उससे ज्यादा नंबर आते हैं तो वो पास हो जाएगा, अगर 33 से कम आते हैं तो वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। अब ये जो 33 है, 33 क्या चीज है? 33 जो है वो आपके पास एक
बाउंड्री का किरदार अदा कर रहा है कि इस बाउंड्री में आप है, लेफ्ट वाली बाउंड्री में है तो आप फेलिंग में है, और अगर आप राइट वाली जो है वो बाउंड्री में है तो आप जो है वो किसमें पासिंग रीजन में। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? तो जी सर। ये जो आप कह लें कि पहरेदार हमने बिठाया हुआ है ना, जो दो सरहदों के दरमियान बॉर्डर लगा हुआ है, ये जो बॉर्डर होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वैल्यू। तो कहते हैं ये क्रिटिकल वैल्यू कौन सी होती है मेरे बेटा? जो मैंने आपको टेबल वैल्यू देखना सिखाई हुई है, कहाँ से? जेड टेबल से या टी टेबल से। तो ये वो वैल्यू होती है। और मेरे बेटा याद रखिएगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू को हम जो है वो कहते हैं जी कैलकुलेटेड या टी कैलकुलेटेड। ये हमने बाई फार्मूला जो है वो हमने खुद कैलकुलेट करनी है। फिर हमने इसका मुआवजा करना है, इसका कंपैरिजन करना है किसके साथ? जी टेबुलेटेड वैल्यू, जो कि आपको मैंने एस्टिमेशन में जो है वो निकालना सिखाई। तो जब आप उसके साथ उसका मुआवजा करेंगे तो फिर आपने देखना है कि आप जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहे हैं या आप रिजेक्शन रीजन में जा रहे हैं। तो अगर आप रिजेक्शन रीजन में जा रहे हैं तो आप मेरा बेटा रिजेक्ट कर देंगे अपने नल हाइपोथेसिस को। अगर आप एक्सेप्टेंस रीजन में जा रहे हैं तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं दो चीजें बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करता। या मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा या मैं अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा। अब इसका वाइस वर्सा जो है वो आपको समझ ले। लेकिन अगर आप इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रखेंगे, आप खुद भी जो है वो इजी रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। दो ही चीजें याद रखनी, या आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या आप इसको एक्सेप्ट करना है। तो उसका जो वाइस वर्सा है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, इट मींस दैट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर Alternative hypothesis. शाबाश शाबाश, आप अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप जो है वो एक्सेप्ट करते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को, तो Alternative को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट कर रहे हैं अपने नल हाइपोथेसिस। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, हमने ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन मैं आसानी के लिए, जो बच्चे इतने शार्प नहीं होते उनके लिए, कि आपने दो चीजें करनी है। या मेरा बेटा आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को या आप एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। बड़े क्लियर होगी बात? यस सर। उसके बाद है जी टू टेल टेस्ट। उसके बाद है टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट। अब ये है वो बड़ी टू टेल टेस्ट का, तो मैंने आपको जो है वो एक पहाड़ सा बनाया था, जी सर। बनाई थी, और मैंने कहा था अल्फा बाई 2 इधर होता है, अल्फा बाई 2 इधर होता है, तो टू टेल टेस्ट है। ठीक है जी सर। अब आपको जो है वो, अच्छा सुनिएगा, टू टेल टेस्ट क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात। अगर आपकी क्रिटिकल रीजन, जिसे हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, अगर क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन जो है वो लाई करे बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा है मैंने? बोथ एंड्स ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए मैं बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी बना के अपने बच्चों को दिखा देता हूँ कि वो कैसे होते हैं। एक मिनट देंगे, मैं जरा अपने ना हाथ धो लूं ताकि ना डायग्राम सही ड्रॉ दे। चाह रहा हूँ टू टेल टेस्ट की डायग्राम, तो जरा देखिए उसमें। तो ये मैंने ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो 1 माइनस अल्फा, जिसे हमने एक्सेप्टेंस रीजन कहा, ये आपके पास क्या है? ये अल्फा बाई 2। ये आपके पास क्या है? अल्फा बाई 2। तो आधा और आधा मिलकर कितना बन जाता है? पूरा। एक बन जाता है। शाबाश। तो ये अल्फा
बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 करेंगे तो अल्फा बन जाएगा। तो आपको पता है कि 1 माइनस अल्फा जो है लिख रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिखा, एक्सेप्टेंस रीजन है, और अल्फा जो है वो आपके पास क्या होती है, रिजेक्शन रिजेक्शन रीजन है। इस केस में ये क्या होगी, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 ये टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट में क्या होता है, क्रिटिकल रीजन लाइज बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा समझ आ गई बात? तो इस बात को दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा मैं बता रहा हूँ। तो if the critical region is located at both ends of the sampling distribution, such test is called the two-tailed test. तो आपके पास अल्फा होता है ना, आपके पास अल्फा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप अल्फा को क्या कर देंगे, आधा इधर दे देंगे आधा इधर दे देंगे। तो ये अल्फा बाई 2 तो ये टू टेल टेस्ट की जो है डायग्राम मैंने बनाई। इसके बाद है जी वन टेल टेस्ट। तो वन टेल टेस्ट क्या होता है, if the critical region is located at one end आगे मैं बोलने लगा हूँ, either in the right side or either in the left side. So such distribution is called such test is called one tail test. One tail test दो तरह के होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। वन टेल टेस्ट जो है वो मेरे बेटा दो तरह के होते हैं। एक आपके पास जो है, ये डायग्राम उधर भी मैंने ड्रॉ की हुई है, परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये अल्फा है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। अब ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ये आपके पास नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास यहाँ पे जी अल्फा बाई 2 आना था, और इधर भी ये क्या आना था, माइनस जी अल्फा बाई 2 आना था। तो यहाँ पर ये जो लाइन मैंने बाउंड्री लाइन की हुई है, ये आपके पास यहाँ पे क्या होगी, जी अल्फा। ठीक है, ये जी अल्फा, इसको हम कहते हैं ये वन टेल टेस्ट है टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड। और ये मैं जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये आपके पास माइनस जी अल्फा होगा मेरा बेटा, ये आपके पास अल्फा आ गया, और ये आपके पास क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा एक्सेप्टेंस रीजन होती है, और अल्फा आपके पास जो है वो क्या होती है, रिजेक्शन रीजन होती है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? इसको हम क्या कहेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो बेटा ये आपके पास कॉन्सेप्ट है वन टेल टेस्ट का और टू टेल टेस्ट का। अब जो है वो मैं दोबारा जो है वो जाता हूँ क्या कहते हैं अपने नोट्सों की तरफ, तो आप वहां पर भी ये डायग्राम मेरा बेटा देख सकती हैं, क्लियरली जो है वो बनी हुई है। तो टू टेल टेस्ट की भी आ गई, समझ आ गई बात। अब उसके बाद है आपके पास वन टेल टेस्ट। ठीक है व्हेन, ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है डायग्राम कि ये आपके पास अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2, इसको भी रिजेक्शन रीजन कहते हैं, इसको भी रिजेक्शन रीजन कहते हैं। और एक चीज मैंने यहाँ पर और भी मेंशन की हुई है कि टू टेल टेस्ट का और वन टेल टेस्ट का तयन आप किस तरह से कर सकते हैं कि ये टू टेल टेस्ट है या ये वन टेल टेस्ट है। तो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, याद रखिएगा। अगर आपके H1 में नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए, क्या कह रहा हूँ, H1 में टू टेल टेस्ट वन टेल टेस्ट का तयन कैसे होगा, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? यस सर, टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट का तयन कैसे किया जाएगा, ये हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की साइन को देखते हुए किया जाएगा। अगर H1 में नॉट इक्वल टू का साइन है, H1 में नॉट इक्वल टू का साइन है, तो ये मेरा बेटा आपके पास कौन सा टेस्ट होगा, ये टू टेल टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज जो है ये टू टेल टेस्ट की मैंने डेफिनेशन बना दी और आपको बता दिया, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सर इधर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे सर। अगर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए तब भी मोर देन 1 वैल्यू होगी, तब भी ये वेरीफाई हो सकता है? नहीं, आप वैसे मैंने क्या कहा, H1 में 3 साइन होती है। पहली साइन क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आ गया तो ये टू टेल टेस्ट है, इसमें H1 में। सही। अब आगे चले, आपका सवाल, आप
जो पूछना चाह रहे हैं वो आगे आ रहा है। वन टेल टेस्ट में मैंने बताया कि क्रिटिकल रीजन जो है वो आइदर राइट साइड होती है और आइदर लेफ्ट साइड लेफ्ट होती है साइड। ऑफ द सम। तो अगर H1 में आ रहा है आपका जवाब, ये ले आ गया, ये ले, अब मैंने जरा बोल्ड भी कर दिया इसको। अगर H1 में ग्रेटर देन का साइन है, देख लें, इफ जी। H1 म्यू जी। ग्रेटर देन म्यू नॉट, जी द सर। टेस्ट इज कॉल्ड वन साइडेड राइट। टू द राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो मैंने बनाया था वन टेल टेस्ट टूवर्ड्स राइट साइड, वो आ जाएगी ये वाली, वन माइनस अल्फा इधर और ये जी अल्फा, समझ रहे हैं? ठीक हो बस। जी। ओके, आगे चले। आगे क्या है, इफ एच नॉट H1 में क्या आ जाए, म्यू लेस देन म्यू नॉट हो, म्यू लेस देन हो म्यू नॉट से, तो उसका मतलब लेस देन का साइन आ गया। तो लेस देन में क्या होगा, ये मैंने रिजेक्शन रीजन भी बताई हुई, रिजेक्ट एच नॉट इफ जेड कैलकुलेटर लेस होगा। ये देखे ना आप, इसमें रिजेक्ट कब करेंगे, चले यहाँ पर जरा गौर करें, इसमें रिजेक्ट कब करेंगे, जब जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की क्रिटिकल वैल्यू वैल्यू से जी कम। अल्फा से क्या हो जाए, बढ़ जाए। बस। ऐसा ही होगा ना, जी। क्योंकि आपने कहा रिजेक्शन रीजन ये है, तो जी अल्फा से अगर बड़ी होगी वैल्यू तो ऊपर ये लिखा हुआ रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटर ग्रेटर है जी अल्फा। और लेस वाले केस में क्या है, लेस वाले केस में आपके पास, लेस वाले केस में आपके पास क्या है, यहाँ पर माइनस जी अल्फा आना था, ये जो मेरी जहाँ पर जी। कर्सर आ रहा है माइनस जी अल्फा आना था। अगर जी कैलकुलेटर की वैल्यू माइनस जी अल्फा से लेस होगी तो क्या कर देंगे आप, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? तो जी ये आपने जो है वो आगे जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा ना, तो फिर आपको ये बात और जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो याद रखना है। जी सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं कंफ्यूजिंग क्यों है मेरा बता। आप देखिए, मैंने आपको ये बात समझ आती थी कि 33 नंबर से अगर ज्यादा होंगे नंबर तो बच्चा पास हो जाएगा। अगर किसी के 60 नंबर आए तो क्या होगा, वो पास या फेल? क्यों पास, क्यों कह रही है? 60 नंबर किस रेंज में आ गए, पासिंग एरिया से वो ज्यादा शाबाश, पासिंग एरिया में आ गए। तो यही बात आपको समझा रहा हूँ कि अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो रिजेक्शन रीजन में होगी तो आप रिजेक्ट कर देंगे, और अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में होगी तो क्या कर देंगे, फिर पास होते एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया की सरहद है और बीच में बॉर्डर है। सरहद पर हमारा एरिया पाकिस्तान में है, वो जो है वो इंडिया में बीच में बॉर्डर लगा दिया। तो अगर कोई इंडिया का बंदा पाकिस्तान में विदाउट परमिशन आता है तो वो क्या होगा, क्या ही पिलाएंगे सर उसको? रिजेक्शन रीजन है। उसके लिए रिजेक्शन रीजन। तो कहने का मकसद ये है कि वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो विदाउट परमिशन आया हुआ। इसी तरह कोई पाकिस्तान का बंदा जो है वो जो है वो उधर चला जाए इंडिया में तो वो भी पकड़ा जाएगा, विदाउट परमिशन जाएगा। तो बात करने का मकसद है कि आपने देखना है कि वैल्यू जो है वो कहाँ पर लाए कर रही है। नहीं ऐसे कैसे? आप यहाँ पर देखें कि पहला जो वन साइड टेस्ट था, ये वाला यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान है। फिर ये बातें मैंने फिर रिपीट करनी है जब मैं आपको ये प्रोसीजर बताना कि अगर H1 में ग्रेटर देन का साइन है तो आप देखें कि यहाँ पर रिजेक्शन रीजन में भी ग्रेटर का साइन आ रहा है। और अगर H1 में, सुनिएगा, H1 में अगर लेस देन का साइन है, H1 में अगर लेस देन का साइन है तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, सबका निशान आएगा, कौन सी साइन आएगी, लेस देन की साइन आएगी। तो ये बस आप यहाँ पर ये पढ़ लें कि अगर रीजन है वन एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो, आइदर राइट साइड और आइदर लेफ्ट साइड, तो सच टेस्ट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट। और ये दो तरह के होते हैं, वन टेल टेस्ट टुवर्ड राइट, अगर राइट साइड की तरफ क्रिटिकल रीजन है तो ये वन टेल टेस्ट टुवर्ड राइट होगा, और अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ है तो ये वन टेल टेस्ट टुवर्ड लेफ्ट होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मेरा बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही जो है क्या कहते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में हम ये एरर जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब भी हम कोई डिसीजन करते हैं तो हम दो तरह के एरर जो है वो कमिट कर सकते हैं। नंबर वन जो है वो वन इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, और जो दूसरा है उसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। तो
तो बेटा टाइप 1 एरर क्या होता है वो मैं जरा आपको समझा दूं। ये स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं नोट्स, तो वो फिर खुद से कर देते हैं। तो इसकी आपने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, कटिंग किया हुआ है, उसको नहीं पढ़ना, आपने जो मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है वो ही पढ़ना है। इफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, अगर जो है वो कोई नल हाइपोथेसिस सही है और उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम रिजेक्ट कर देते Rejected. हैं, तो ये जो एरर है इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं। Type 1 error. अच्छा, इसकी आसान जो है वो डेफिनेशन दी हो सकती है, वी रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस द एरर इज कॉल्ड अ टाइप 1 एरर। पहले मैंने वही बात एक आसान लफ्जों में मैंने आपको बता दी, वी रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस सच एरर इज कॉल्ड अ टाइप 1 एरर। तो जो टाइप 1 एरर होता है ना, ये एरर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो ये आपके पास टाइप 1 एरर कहलाता है। और टाइप 1 एरर को ये लिखा हुआ है, देखे ना, टाइप 1 एरर रिजेक्शन ऑफ एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो ये जो है वो आपके पास टाइप 1 एरर को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर अल्फा को तो आपने पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। जी सर। तो बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप 1 एरर ये एक ही चीजों के दो डिफरेंट नेम्स हैं। अब एग्जांपल सुनिएगा, एक बंदा इनोसेंट है और उसको आप पनिश कर दे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टाइप 1 एरर होगा। ये क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। Type 1 error. An innocent person is punished. A good player is not allowed to play the match. एक जो है वो आप कह लें कि ये जो है वो आपका इनजस्टिस हो रहा है, दोनों में इनजस्टिस होगा, लेकिन बाद में आपसे मैं पूछता हूँ कि ज्यादा कौन सा जो है वो इनजस्टिस ज्यादा खतरनाक है, ये आपने मुझे जवाब देना है, जरा सोच के रखिए। एक बंदा जो है वो अच्छा प्लेयर है लेकिन उसको जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा खेलने के लिए क्योंकि उसके पीछे सिफारिश नहीं है। तो उसके बाद है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या है, इफ वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। क्या है कि एक जो है वो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन वो एक्चुअली वो क्या होता है, वो फॉल्स होता है। तो ये टाइप 2 एरर है, ठीक है। तो इसकी जो है वो आसान सी डेफिनेशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। क्या कह रहा हूँ, द Probability प्रोबेबिलिटी of ऑफ, accepting false hypothesis. हाँ जी, फॉल्स हाइपोथेसिस Null hypothesis. नहीं, नल हाइपोथेसिस कहाँ से आ रहा है बेटा? False. लेक्चर ना लमा अरे यार, ना ले। नहीं मेरे ख्याल से ना यहाँ तो धनिया लेने भेजना है घर वालों ने। नहीं सर, ये कोई इकरा साबिर है। हैं? हाँ, उसको कह रहे होंगे कपड़े इस्त्री करके दो, है ना? मैं बहुत ही परेशान बेचारी है, बेचारा सर इधर बेचारी लग रही थी। इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, सबको पता लग रहा है। अच्छा जी, we accept null hypothesis when it is actually false, the error is called type 2 error। और मैंने इसको दूसरी तरह से लिखा है, we accept false null hypothesis, the error is called type 2 error। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो है वो जरा देखिएगा। कहता है a weak student is passed by an examiner। एक जो है स्टूडेंट जो है वो वीक है, कुछ भी नहीं किया हुआ उसने, ठीक है, तो जो है वो टीचर उसको ए ग्रेड दे दे, तो वो कौन सा एरर करेगा, वो मेरा बेटा जो है Type 2. वो टाइप 2 जो है वो एरर करेगा। तो वीक स्टूडेंट इज पास बाय एन एग्जामिनर, हाँ बेटा ना करो। A magistrate acquitting a thief on benefit of doubt। एक्विटिंग का मतलब होता है छोड़ देना है। मजिस्ट्रेट जो है एक चोर को जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर जो है वो छोड़ देता है, तो वो जो है वो टाइप 2 एरर कहलाता है। ये बात समझ आ गई आपको कि एक जो है वीक स्टूडेंट है उसको पास किया जा रहा है और यहाँ एक चोर को जो है वो छोड़ दिया जाता है, तो ये जो है वो टाइप 2 एरर है। मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि आपके ख्याल से कौन सा एरर जो है वो ज्यादा खतरनाक है, टाइप 1 एरर जो है वो ज्यादा, Type 2. Type 2. टाइप 2 एरर जो है वो खतरनाक। जी अवैस आप क्या कहते हैं? जी सर, क्या कहते हो आप, कौन सा एरर जो है ज्यादा खतरनाक है? सर मुझे ना ये आई नहीं, समझ नहीं आई सर।
अच्छा जी रिपीट दोबारा से कर बता दो दो। सर असल में वो मेरा समझ माइक म्यूट हो गया था तो मैं दोबारा करने लगा था, नेट का इशू भी आ जाता है ना बीच में से। अच्छा जी वैसे तो ग्रुप में मैसेज किए जा रहा है भाई, और भाई उधर दूसरी किसका पे तेरा ध्यान बता के तेरा ध्यान कहीं और था। उधर सिम दूसरी पे चल रहा है नेट। ये भी तुम्हें पता चल रहा है कि माइक किसका खुला है किसका बंद है। तो इधर रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है ना, तो पहले तुझे बताया चल मैंने। बस कर अब। अच्छा तुम बताओ यार, तुम बताओ शाबाश। और बेतुकी बात ना हम स्टार्ट यार किया करो बीच में। हम यार तुम बताओ क्या कौन सा ज्यादा खतरनाक है, क्यों खतरनाक है? ये सब क्या कह रहे हैं? वही बात होगी ना उसकी वाली। अब तुम फजूल बातों में लगे हुए, मेरा सवाल जो है वो तुमने सुना नहीं। मैंने कहा कौन सा ज्यादा खतरनाक है, टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर? सर टाइप 2 ज्यादा होगा। टाइप 2 ज्यादा होगा वैसे एरर। वैसे टाइप 2 एरर क्यों जो है वो ज्यादा खतरनाक है? सर मैंने टाइप 1 बोला है। आपने टाइप 1 बोला, आपका जवाब गलत है। अब ऐसा जवाब सही है, टाइप 2 एरर जो है वो ज्यादा खतरनाक है। अब आप वो बताएंगे कि वो क्यों ज्यादा तो अगर मैं खतरनाक है। इसको रीजन बतानी चाहिए थे। हाँ जी वो बताएगा इंशाल्लाह। चलो इसको पूछ ले किसी